बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तारड़ साहब की बात करते हैं। एक ही तो वकील है जो इस वक्त खड़ा है हर किस्म के जुल्म और सितम के सामने। असल में कल उनका इलेक्शन था और मतीउल्लाह जान साहब से डर भी लगता है कि नादिर ने एरिया इस दफ़ा हमारी बारी न करवा दें। और वो उनका इलेक्शन था और बीमार है। मैं लाहौर से आ गया हूँ। सजाद साहब अपने केस के लिए मानसरा से आ गए हैं। ये एक अजीब नौइयत का केस है भाई, जिसके लिए हम पेश हो रहे हैं। चूँकि केस अदालत में मैं उस पर बात नहीं करूँगा और ये केस ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, ये एबटाबाद हाई कोर्ट में भी है, पेशावर में भी है और पेशावर सेशन में भी है। यहाँ पर देखें, अल्लाह मदद करेगा। हमारी वकला की टीम अच्छी तैयारी की हुई है। जहाँ जहाँ भी हम गए ये केस जीत के हम आए। और ये केस आखिर जब इस मुल्क में पानामा कमीशन बनेगा तो ये केस जिस FIR को आज हम एक एक अदालत में लेके जा रहे हैं, ये उसमें गवाही देगी ये FIR कि वाकई कि नवाज़ शरीफ को हमने पानामा में उठा के बाहर फेंक दिया है और तुम एक आम से MNA क्या चीज़ हो या कोई साबका MNA क्या है। ये इस केस की FIR में ये इबारत दर्ज है और ये चली आ रही है। और मेरे एक ऐसे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ये मैं केस कर रहा हूँ कि जिस कब्ज़ा माफिया ने गढ़ी हबीबुल्लाह के मुकाम पर महकमा इनहार, जिसको एरीगेशन कहते हैं, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री को मैं बार बार बावर करवा रहा हूँ, खटक साहब की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, परवेज़ खटक साहब की, मगर आजकल उनकी तवज्जो पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान में फंसी हुई है कि डिफेंस का एक ब्रिज है। 65 वॉर में इंडिया उसको नहीं गिरा सका। अल्लाह के फजल करम से इंडिया ने बड़ी उसके ऊपर कोशिश की, 71 वॉर में नहीं कर सका। और उसके 2 टर्मिनल्स हैं, 92 का फ्लड उसको नहीं गिरा सका। उन टर्मिनल्स के अंदर इस कब्ज़ा ग्रुप ने अपना प्लाजा खड़ा कर लिया। फिर गढ़ी हबीबुल्लाह दरिया के किनारे पर एक मस्जिद थी जो 92 फ्लड में शहीद हो गई थी। ये कब्ज़ा माफिया वो शहीद होने वाली मस्जिद की जगह पे भी प्लाजा खड़ा कर चुका है। एक जगह पे 3 कब्ज़े हो गए हैं, मस्जिद की जगह पर, डिफेंस का ब्रिज जो है उसके टर्मिनल पे और इरिगेशन की ज़मीन पर। और सरहद गवर्नमेंट, जिसको खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट कहती है, उसने एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि कोई भी दरिया जो सूबा सरहद में बह रहा है उसके 200 फुट राइट और लेफ़्ट आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और ये जुल्म है कि गढ़ी हबीबुल्लाह में वो जो प्लाजा बन रहा है, गरीबों के खून का निचोड़ा हुआ पैसा जो लग रहा है, वो उसका फाउंडेशन जो है वो दरिया कुनार के बिल्कुल अंदर से उठाई हुई है। इन चीज़ों को हम इसलिए मंजर आम पे ला रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि कोई ग्रेड 22 का अफसर रिटायर हो जाता है तो उसकी भी अहमियत, हैसियत कानून और आइन के सामने वही है जो एक बंदा सारा दिन दिहाड़ी पे काम करता है। और ये किसी को इबाम नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रेड 22 से रिटायर हुआ हूँ, मेरे जानने वाले हैं, मेरे कानून की किताब सिर्फ कानून को ही जानती है। तो मैं इसलिए इस केस को लेके चल रहा हूँ कि अपने ज़िले के अंदर ये कब्ज़ा ग्रुप जो जिनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है उनको एक्सपोज कर लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला उनके प्लाजे भी गिरेंगे। अल्लाह के फजलो करम से उनके दौर में जो बाजू कटे हुए लाशें मिले हैं उस FIR पे भी इंक्वायरी होगी। कश्तड़ा स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, उसमें अरबों रुपए लोगों ने खाए और एक शख्स ग्रेड 22 का अपनी ज़ाती हैसियत से, अभी मुझे पता है आप पूछेंगे वो ग्रेड 22 का शख्स कौन है, मैं नाम बताऊंगा। मतीउल्लाह जान साहब, हमने तो बड़े बड़े नाम बता दिए, ये तो रिटायर्ड लोगों का। जी बताता हूँ, ये तो मेरा सवाल है ना, मैं तो पहले आपको क्यों बताऊँ। ज़रा आपको थोड़ा थोड़ा नसीम जाजी साहब का नावल आप एक दिन शुरू करते हैं, आखिर में जाके पता चलता है कि आखिरी चुरान क्या थी। बचपन में पढ़ा है ना, अभी एकदम मैं नहीं बताता। मैं बात कर रहा हूँ कि कश्तरा स्कैंडल था, उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई और एंटी करप्शन ने उसकी इंक्वायरी की। एक शख्स जो ग्रेड 22 में था उसने अपना ख़ानदान बचा लिया। FIR ने नहीं की क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा गया था सूबाई गवर्नमेंट को। लेबर कॉलोनी गढ़ी हबीबुल्लाह में बनी जिसमें आजकल लोग भैंसें बांध रहे हैं और एक औने पौने दरिया बुर्ज ज़मीन को उसकी कीमत बढ़ाई। फ़र्ज़ ऐसे हुआ जैसे मैं अपनी ज़मीन बेटे के नाम करूं, बेटा अपनी बीवी के करे, मैं उसकी समधी के करूं, मैं अपनी बीवी के नाम मैं इंतकाल कर दूं, बीवी आगे भाई के।
करते 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 रुपयों वाली जो जायदाद थी वो करोड़ों में इंतकाल हुए, 5 साल लगा तो करोड़ों कमा लिए। और उसका आज नेब को भी मैं एप्लीकेशन दूंगा, मगर पहले फेडरल गवर्नमेंट से उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। उसमें पता चलेगा कि ग्रेड 22 वाले ने किस तरह अपने ख़ानदान को बचाया। अब जिनकी जायदाद थी वो मर गए, मगर कानून ये कहता है कि वो जायदाद तो साथ नहीं लेके गए, अपनी तो 2 फुट की कब्र ही लेके गए, 2 फुट चौड़ी 6 फुट लंबी, ये जहाँ मैं डाइस पे खड़ा हूँ। मगर वो जो जायदाद उसको बिक के फेडरल गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा होना चाहिए। गरीब का तो घर गिर जाता है, गरीब का तो खोखा गिर जाता है, गरीब की तो रेड़ी लुट जाती है, गरीब की मार्की तो नहीं हो सकती, मार्कियाँ भी टूट जाती हैं जो इंक्रोचमेंट होती है। तो ये इसलिए मैं ये केस कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि जो लोग मोमिन नज़र आते हैं वो मोमिन नहीं है, जो अपने आप को ऑनेस्ट पेश करते हैं वो नहीं है। जब वो रिटायर्ड होते हैं तो क्या करते हैं, बतौर सर्विस वो क्या करते हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब आपसे शुरू करूँ। उनका ये दावा है आपके मुखालफिन का कि 164 कनाल जगह में से एक खसरा है, 10 कनाल जगह अपने फ्रंट पे जो है आपने अपने कब्जे में ले लिया, उसका रास्ता नहीं छोड़ा। उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक शोरूम पे जाते हैं, वहाँ एक V8 खड़ी है और एक आल्टो गाड़ी खड़ी है, आप V8 के पैसे पे करते हैं, आप V8 ही लेके जाएंगे। हमने जो ज़मीन मेरे वालिद ने ख़रीदी थी आज से 25 साल पहले, वो सड़क के किनारे ख़रीदी थी, उस पर करोड़ों रुपए लगा के पहाड़ को काट के कमर्शियल किया। वो ली थी उन्होंने 4 लाख की 40,000 रुपये के कनाल पे। और जो 164 कनाल की आपने बात की है उसमें तो 5,000 रुपये 4,000 रुपये कनाल भी ऊपर पहाड़ बिका हुआ है। हमने कीमती ज़मीन इसलिए ख़रीदी थी कि हम सड़क के किनारे थे। हमने FWO के साथ केस किया, हमने नेशनल हाईवे के साथ किया कि हमारा कमर्शियल प्लॉट है और ये आपने नाला बना दिया। फिर उन्होंने छोटी सी कलवट बनाई थी। फिर हमारे वालिद मरहूम ने जिन जिन कंपनी से मशीनें हायर करके उस ज़मीन को काट के कमर्शियल प्लॉट बनाया, उसका हमारे पास है। जब कब्ज़ा बदस्तूर है, बेचने वाला उसके दादा भी मालिक है, उसका बाप भी मालिक है, वो ख़ुद भी मालिक है, वो दे रहा है कि ये जगह है, ये मैं 40,000 रुपये कनाल लूँ, लेनी है। हमने कहा जी लेनी है, हमने ले ली, हमारा कब्ज़ा है। मौके पे 25 साल मशीनें लगाई हुई हैं, हम पत्थर निकालते हैं, वहाँ से बड़ा खूबसूरत लाल पत्थर निकलता है। मिट्टी लोगों को फ्री दे रहे हैं। आगे 4 दीवारी लगी हुई है, गेट लगा हुआ है, 2 कमरे हैं, बिजली का मीटर लगा हुआ है, हमारी मशीनरी खड़ी है और वालिद साहब की जगह है वो। तो 164 कनाल के ये मतलब है कि एक बंदा इस्लामाबाद में गोल्ला के पास उसकी 2 मरले जगह हो तो वो आके सुप्रीम कोर्ट पे दावा कर दे कि जी सुप्रीम कोर्ट मेरी जगह पे। ऐसे नहीं है। अल्लाह के नाम पे 11 फुट का रास्ता दे, मैं अल्लाह के नाम पे वहाँ पर मस्जिद वालों का भी किया हुआ है और वहाँ की एक कमेटी है जो पहाड़ पे लोग हैं उनको बिजली भी लगा के दी हुई है। अल्लाह के नाम पे उन लोगों को मैंने कहा है कि आप मेरी ज़मीन, लोग नहीं दे रहे, मैंने कहा जहाँ से आपका दिल करता है रास्ता वो लेके चले गए हुए, आज से नहीं बहुत अरसे से लेके गए हुए हैं और उनको कोई नहीं है। वो सारी आबादी जो है इसी पत्थर से बनी हुई है और वो लोग आज भी कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, हम गवाही देंगे कि 25 साल पहले ये मालिक थे, हम तो बाद में आए, इनसे पूछ के पत्थर भी निकाल के घर बनाए, इनकी पानी बिजली मिट्टी सब इस्तेमाल करते थे। अल्लाह के नाम पे तो सब कुछ हो सकता है, कब्जा ग्रुप को 1 इंच नहीं दे सकता। कब्जा ग्रुप का नाम भी तो बताएं ना जी, कब्जा ग्रुप का नाम भी बताएं कौन है? 22 ग्रेड मैं इतनी जल्दी तो नहीं है ना। आपने कहा कि 22 ग्रेड के अफसर के जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पे कब्जे में मुलव्वस रहे। अच्छा जी, मैं बताता हूँ। क्या समझते हैं कि जब वो 22 ग्रेड का अफसर इस बड़ी इमारत में मौजूद था जी, उस वक्त वो सारे कब्जे हुए या उनकी रिटायरमेंट के बाद ये कब्जे शुरू हुए? जी, उन्होंने 22 ग्रेड के अफसर के खिलाफ नैब में कब जा रहे हैं अगर उसने इतने कब्जे किए दौरान सर्विस? जी, अब लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं और मैं लोगों के साथ अपने वकला भी टीम तैयार की हुई है, वो भी मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कश्तड़ा कॉलोनी जो बनी हुई है जिसमें अरबों का फ्रॉड है, फेडरल गवर्नमेंट का पैसा है, उस पर जा रहा हूँ। अभी मैंने बालाकोट TMA से एक स्टे लिया हुआ है, यही जो शहीद बाबा की सेरी के ऊपर मस्जिद की जगह पर एरीगेशन डिफेंस ब्रिज, इस पे जो एक प्लाजा 200 का बना है। फिर हमारा एक शिनकारी रोड है, उसमें एक बहुत बड़ा प्लाजा बना है, वो भी तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 20 फुट सड़क डाली है। हमारे एक DGC होते थे, ग्रेड 22 के अफसर होकर रिटायर हुए, सुलेमान गनी उस वक्त DC थे, उन्होंने उस रोड के ऊपर बाउंड्रीज लगाई थी, इंक्रोचमेंट ख़त्म की थी। हम उन बाउंड्रीज तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सदर साहब, आप TLP के धरने में शरीक हो रहे हैं? TLP का धरना अभी तो कारवान चल रहा है, धरना तो है नहीं है। पहले तो मैं शरीक हूँगा अपनी जो मौलाना फजल रहमान साहब की
तहरीक जारी है उसके धरने में आऊँगा, जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए आऊँगा। TLP वालों का इशू जो है वो जो वादे वहीद हुए वो मंजर आम पे आ जाएंगे। तो अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, मैं आगे कोई बात नहीं करता। मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के लिए पहले भी तैयार था, मोटरवे से गिरफ्तार हो गया, धरना इधर हो रहा था, मैं 25 दिन जेल में था, तो कोई बात नहीं। मैं हर उस मुसलमान के साथ हूँ जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद फी सबिलिल्लाह और इश्क़ मुस्तफ़ा पे यकीन ईमान रखता है। मैं हर उस मुसलमान के साथ हूँ, वो फ़लस्तीन में है, कश्मीर में है, चीचनिया में, बोस्निया में, जहाँ भी है, मैं हर उम्मती के साथ हूँ। कैप्टन साहब, नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है कि हुकूमत जा रही है, हमारी हुकूमत आ रही है। जी, आप मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं या बिलावल भुट्टो? मैं तो मरियम नवाज को 2018 से वज़ीर-ए-आज़म देख रहा हूँ, बल्कि मैं तो जब से शादी हुई उसको वज़ीर-ए-आज़म ही देख रहा हूँ। इससे काबिल आपके पास कोई लीडर है मरियम नवाज के अलावा? ये बताओ। इसीलिए शादी नहीं, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि इससे काबिल कोई लीडर आपके पास है मरियम नवाज से? मर्दों से ज़्यादा अल्लाह ने उसको जुर्रत दी हुई है, मर्दों से ज़्यादा उसकी क़ुव्वत इरादी है, मर्दों से ज़्यादा वो इस जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग कर रही है। तो उससे अच्छा लीडर आपको कौन हो सकता है? फिर 40 साल बाप की जिसको एजुकेशन हो, जिसने हर दौर देखा हो, अटक किले में बाप को देखा हो, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक में वो हो और ग़ुलाम इसाक़ के ख़िलाफ़ हो, सजाद अली शाह के गलत फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वो सड़कों पर हो, हटियाला जेल में हो, कोट लखपत में हो, कराची में हो, इससे बड़ी और क्या आपको तहरीक चाहिए? आपको तो अल्लाह की ज़ात ने मादरे मिल्लत का एक ट्रेंड शुदा ख़वातीन विंग में से एक लीडर दे दिया है, तो सब उस पर इत्फाक करें आप। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि क्या लंदन में नवाज शरीफ साहब की सुना है कि किसी अहम शख्सियत से 5 मुलाकातें हुई और मियाँ साहब ने उनसे कहा है कि मार्च में इलेक्शन करा दें तो मामला बन सकते हैं? देखो, मियाँ साहब एक बड़े लीडर हैं 22 करोड़ के, उनसे तो हर एक मिलेगा और मिलना भी चाहिए। उन्होंने हमेशा बात की है कानून की, आइन की, आवाम की, मोटरवे की, एटमी धमाकों की। वो जो भी फैसला करते हैं 28 मई की तरह करते हैं, कोई धमाके ही करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करना लंदन में ठीक है? उनसे कहना उनके खिलाफ तारीख चलाते हुए कि आप मार्च में इलेक्शन करा दें? जिस दिन हमने किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत के साथ हाथ मिलाया तो उससे पहले हम अपना हाथ ही काट लेंगे। कैप्टन साहब, ये बताएं कि एहसन भूट साहब कामयाब हुए हैं जी बात के इलेक्शन में। मुशर्रफ ने जब 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाया, कल मियाँ साहब ने उन्हें मुबारकबाद भी दी, तो आप इसको क्या समझते हैं? दूसरा साथ ये बताएं कि जब PM का सवाल होता है कि मुशर्रफ नवाज का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, मरियम साहिबा भी गोल कर जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गोल कर जाते हैं सवाल को, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आज़म नजर आ रही है। देखो, वो दो सियासी बात कर रहे हैं, मैं तो रूहानी बात कर रहा हूँ। मुझे रूहानियत में तो मरियम नज़र आ रही है। मैं वलियों की औलाद हूँ, तो मेरी तो दुआ मरियम के लिए भी है, शहबाज साहब के लिए भी है। मगर ये ऐसे नहीं हो सकता। मुल्ला नसीरुद्दीन एक घर गया, बेटी ने कहा कि हमने ईंटें बनाई हैं, दुआ करें बारिश न हो, उसने वहाँ भी दुआ कर दी। दूसरे घर गया, बेटी ने कहा दुआ करें फसल बोनी है, बारिश हो, उसने वहाँ भी कर दी। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोहे महफूज पे लिखा है, कन्फ्यूज ना हो। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है ना, वो अल्लाह उसके घर तक लेके जाएगा इज़्ज़त। अब आज यहाँ खड़े हैं, इस इज़्ज़त के काबिल थे, अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, दे दी है। अल्लाह पे यकीन करें और ये सवालों को छोड़ दें। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो मरियम का ही नाम लूँगा जी। PCO इस मुल्क में 22 करोड़ ने 12 अक्टूबर को PCO पे हलफ ले लिया था, वरना सड़कों पे होते। PCO का हलफ नहीं लिया था तो उस तहरीक ने नहीं लिया था जो अयूब खान को घर भेज के आई थी, वो तहरीक जो यहिया को घर भेज के आई थी, वो जो ज़िया-उल हक के खिलाफ थी, वो तहरीक बाद में जो मुशर्रफ के खिलाफ थी और आज भी है। 3 नवंबर वाली बात कर रहा हूँ, उस वक्त शायद PCO के हलफ नहीं लिए थे, अवाम ने सड़कों पे जी। 3 नवंबर को जो बात हुई थी, वो 3 नवंबर जिसकी पादाश में जस्टिस वकार सेठ मरहूम अल्लाह उसकी हड्डी हड्डी जन्नत को लेके जाए, शुक्र है हमारे सूबे का था, खैबर पख्तूनख्वा का, उसने कहा था 3 नवंबर वाले को D चौक में टांके, जिंदा नहीं आता मुर्दा टांके। इंशाल्लाह ताला यही बोसन साहब होंगे, जब उसकी डेड बॉडी आएगी तो यहाँ इसको टांगेंगे। आप उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो? किसको किसको बोले? स्टेट फ्यूनरल पे किसको आप कह रहे हैं? नहीं, उसका आप नाम ले, मैं भी लेता हूँ ना। आपने 22 प्लेट का नाम ही लिया तो मैं जर्नल का ले। बस बात तो ये, आप दोबारा नादरिन एरिया नहीं जाने चाहते, मैं बताऊं अभी जिंदा है, मुनासिब नहीं है। नहीं जिंदा क्या, आप परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रहे हैं भाई, उसने आइन तोड़ा हुआ है।
उसने कानून तोड़ा हुआ है, उसने अदालतों को पीसीओ दिया हुआ है, उसने जामिया हिफ्ज़ा किया हुआ है, वो मुजरम है, कौमी मुजरम है, कौमी मुजरम। मैं कैमरे के सामने कहता हूँ, ऐसे ही जस्टिस वकार ने कहा कि टांग दो, फिर क्या बात हुई? क्रॉमवेल को नहीं टांगा था इंग्लैंड वालों ने, टांगा था हड्डियाँ निकाल के कब्र से ना, वो भी तो जर्नैल था। ये क्या बात हुई? मैं कप्तान हूँ या मेरा एक रिटायर्ड जज के साथ केस लगा हुआ है, तो हम दोनों कानून से बालातर तो नहीं हो सकते? कानून के सामने हम 8:30 आ जाते हैं अदालत में। इस वक्त कोई पाकिस्तान में कौमी मुजरम मौजूद है? जी, पाकिस्तान में कोई एक कौमी मुजरम मौजूद है? हर वो शख्स कौमी मुजरम गर्दाना जाएगा जिसने 12 अक्टूबर और 3 नवंबर को मुशर्रफ का साथ दिया है, ख्वाह जनरल महमूद हो, जनरल अजीज़ हो, औरंगज़ई हो, कोई भी हो। बोले आप, मैं तीनों का नाम लिए, तीनों है ना, क्यों नहीं अदालत उनको पूछती? जनरल महमूद, अजीज़, औरंगज़ई, सारे रिटायर्ड लोगों का नाम लेते हैं आप। जी, आज़र का भी बहुत दिया नहीं तो ये आज़र का ले लेके तो 17 मुकदमे किधर है? इनको दो जी लिस्ट। भाई पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है, आइन से आगे कोई नहीं है, अदालतों से आगे कोई भी नहीं है। ये मुल्क माँ होती है, माँ से आगे कोई चीज़ नहीं है। ये दे दें इनको मत। साहब आपने कहा कि मैं नहीं और में मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म नजर आती है, तो एक जंतर मंतर से आया हुआ वज़ीर-ए-आज़म जी कौम को भुगतना पड़ रहा है, तो क्या ये मेरी बात सुने, हम हैं रूहानियत वाले, ये फ़िरौन के दरबार के जादूगर हैं जो लाठियाँ फेंक के सांप बनाते थे। इनको इंशाअल्लाह ताला रूहानियत वाला सांप खा जाएगा, फिक्र न करें। आगे कोई बात और? मतिउल्लाह साहब, दिल नहीं ठंडा होया ताड़ा जी? वो इंशाल्लाह दिसंबर में शादी हो जाएगी। मियां साहब आएंगे वापस? क्या पता, उससे पहले मुल्क में दिसंबर तक तो बड़ी चीज़ें हैं, कोई इलेक्शन अनाउंस हो रहा हो, जलसे हो रहे हों, हमें शादी आगे करनी पड़ जाए, काफ़ी चीज़ें हैं ना। हाँ, डील चल रही है, इसका मतलब ये डील चल रही है आपकी? नहीं, हम तो डील सड़कों पे हैं। हमारी डील तो आइन के साथ है, हमारी डील तो जमहूरियत के साथ है, हमारी डील तो मौलाना फजल रहमान के साथ है, 22 करोड़ अवाम के साथ है। अगर डील करनी होती ना तो 2018 में हम जेलों में न जाते, हम वज़ीर-ए-आज़म होते। हमने डील करनी होती तो एक एक्सटेंशन रहील शरीफ साहब को दे के हम 23 तक वज़ीर-ए-आज़म रहते। नवाज शरीफ डीलों पर यकीन नहीं। जलसे में इस्तीफे का नारा लगवाया जी, शहबाज शरीफ साहब ने उससे लाताल्लुकी का इजहार क्यों कर दिया? वो तो हमारी पार्टी का बंदा ही नहीं है। देखो ना, हुण काम दा तुसी प्रोफेशनल सवाल कीता। मैं हैरान हाँ, मीडिया जदों भी आंदे मेरे नाल जुगतां लांदा रहिंदा है। कोई सीरियस सवाल? भाईजान बात सुने, ये जलसा था PDM का, मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत थी, अचकज़ई साहब की क़यादत थी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी। वहाँ अगर अयूब खान का सड़कों पे बल्ले बल्ले हो सकती है, एक शख्स इदारा नहीं होता। एक शख्स अगर इदारे का वक़ार ख़राब करे तो इदारा उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि पाकिस्तान में ग्रेड 22 लेके वो कहे जी पूरा पाकिस्तान में रहे। लोग जमहूरियत में नारे लगाते होते हैं, लोग जमहूरियत में इस्तीफ़े मांगते होते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा मांगना है, जो आइनी वज़ीर-ए-आज़म है, तो एक ग्रेड 22 वाले का इस्तीफ़ा मांग लेना कोई बड़ी बात तो नहीं है। अयूब खान का नहीं मांगा, मुशर्रफ का नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने कहा पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पीडीएम किस लिए बनी है? इमरान खान को घर भिजवाओ, गैर जमहूरी क़ुव्वतों को पीछे करो और आवाम को सुख दो। मेरा ख्याल है आप आजकल डॉलर नहीं ख़रीद रहे, 180 को चला गया है, मगर आटे ही नहीं पूरा होता, डॉलर कहाँ से खरीदे आप? ये बताएं कैप्टन साहब के दोबारा एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल होंगे? देखो जी, नवाज शरीफ तो रहील शरीफ की एक्सटेंशन नहीं दी। नवाज शरीफ का तो नज़रिया क्लियर है। वो कौन सा गुनाह था जिसका जिक्र मरियम नवाज कर रही थी? तो मतिउल्लाह साहब, आपने सवाल किया था, आपको पता था। वो कहा कि मैं एक्सटेंशन के गुनाह में शरीक नहीं हूँ। सर, आप भी तो जुनेजो साहब को गिरफ्तार करने में शामिल रहे थे। जी, उस वक्त तो हम 111 ब्रिगेड में थे। तो बात तो सुने भाई, आप जुनेजो साहब को गिरफ़्तार नहीं किए था आप। मैं बात कर रहा हूँ, वो जब आए थे तो ऑर्डर ये था कि उनको जो है सिक्योरिटी देनी होती है, घर तक लेके गए थे। ये सारे मीडिया को पता है। मैं चूँकि मेरी ज़्यादा सर्विस पिंडी की है, तो आपने वो सीनियर रहे ही नहीं, हाफिज़ साहब होते थे। दोबारा आपको ऐसा हुक्म मिला तो ऐसा करेंगे? उस वक्त मैंने वर्दी पहनी हुई थी, अब तो मैं जमहूरियत के साथ हूँ, आइन के साथ हूँ। आगे वर्दी वालों का कोई कसूर नहीं होता। अच्छी आप अब चीज़ों को उलझा रहे हैं मतिउल्लाह साहब। तो पिछला जो आपने
नादरन एरिया का सफ़र किया उस पर इत्तफाक करें। थैंक यू सर। थैंक यू।